हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का बायो वाला दोस्त। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शुक्राणु के बारे में। देखिए, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शुक्राणु अंदर से कैसा दिखता है। कि किसी प्राणी में यदि शुक्राणु है ही नहीं, यानी ऐसा कह सकते हैं किसी प्राणी के अंदर है शुक्राणु नहीं बन रहा हो या फिर कम बन रहा हो, और वह चाहता है कि मैं डॉक्टर के पास चेक नहीं कराऊं और हमें पता चल जाए। अगर ये जानना है तो आप इस वीडियो में सही जगह पे हैं। आज जो वीर है उस वीर में शुक्राणु है या नहीं है, और आप बिना चेक कराए पता लगा सकते हैं कि आखिरकार मेरे अंदर शुक्राणुओं की संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। वाले हैं 5 ऐसे तरीके जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या है या नहीं है। वही शुक्राणु जिससे जीवन की उत्पत्ति होती है। पहले आपको जानना पड़ेगा ये शुक्राणु के बारे में। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ये शुक्राणु होता क्या। क्योंकि सबसे पहले आप शुक्राणु के बारे में नहीं जान पाइएगा, शुक्राणु आखिरकार होता कैसा है, क्या होता अंदर से, अगर वो नहीं जान पाइएगा और डायरेक्ट आप 5 टिप्स के बारे में जानिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए समझते हैं शुक्राणु आखिरकार होता क्या है। शुक्राणु, देखिए क्या होता है शुक्राणु। ये शुक्राणु आखिरकार क्या है। कहता पुरुष के नर जनन अंग यानी वृषण में नर जन्म कोशिका से उत्पन्न होने वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। ये शुक्राणु बनता क्या है, पुरुष के जो टेस्टिस होता है, यानी कि 2 उसके अंडे होते हैं, उस अंडे में एक कोशिका होता है जिसका नाम होता है नर जन्म सेल, नर जन्म कोशिका। इस कोशिका से जो है एक नई कोशिका उत्पन्न होती है अर्धसूत्री विभाजन के बाद। तो वो जो कोशिका होती है वही कोशिका कायांतरित होकर जो है वो शुक्राणु का रूप ले लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। आगे देखते हैं, कहता है इसका आकार जो है सभी जीवों में क्या होता है, अलग अलग होता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणी को अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करने के लिए शुक्राणु की आवश्यकता होती है। अब बिना शुक्राणु का जो है वो जीवन की उत्पत्ति नहीं कर पाएगा, खासकर बहुकोषीय प्राणी। ठीक है। तो कहता है संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों के लिए जो है वो शुक्राणु का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। कैसा कैसा होता है, तो देखिए मानव में कहता है चम्मच की तरह होता है। जैसे देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चम्मच की तरह ऐसा होता है, ये मानव का ही शुक्राणु है। कहता है चूहा में कैसा होता है, कहता है चूहा में जो होता है हुक के समान होता है। कैसा होता है, हुक के समान। चूहा में शुक्राणुओं का जो शेप होता है, आकार जो होता है वो कैसा होता है, हुक के समान होता है। अब कहता है आगे कि क्रिस्टेशियन जो जीव में जो है वो कैसा होता है, तारेनुमा होता है। क्रिस्टेशियन जीव होता है जिसके में जो है वो जो ये शुक्राणु होता है उसका जो शेप, उसकी आकृति होती है वो तारेनुमा होती है। कहता पक्षियों में कैसा होता है, तो पक्षियों में सर्पीला कार होता है। कैसा होता है, सांप की तरह होता है। कैसा होता है, सांप की तरह शुक्राणु पाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कहता है शुक्राणु का निर्माण जो है और उसका संचयन जो है वो अधिवृष्ण में होता है। देखिए शुक्राणु का निर्माण तो क्या होता है, वृष्ण में होता है, परंतु संचयन यानी जमा कहाँ होता है, अधिवृष्ण में होता है। यही अधिवृष्ण है जहां पर शुक्राणु ठहरता है, रेस्ट करता है, आराम करता है और वहां पर परिपक्व होता है, स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, संचयन अधिवृष्ण में होता है। कहता है और वह गतिहीन होते हैं। कहता है शुक्राणु निर्माण के बाद उसका संचयन अधिवृष्ण में होता है और वो गतिहीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो गतिहीन। वहां पर गतिहीन, गति उसमें होता है नहीं, गतिहीन होते हैं। कहता है लेकिन स्खलन के समय, मतलब कि जब प्राणी सेक्स प्रक्रिया से गुजरता है और शुक्राणु जब बाहर निकालता है तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्खलन। तो वही स्खलन के समय जो है प्रोस्टेट और कॉपर ग्रंथि से निकलने तरल शुक्राणु से क्या होते हैं, शुक्राणु से मिलकर जो है उसे सक्रिय बना देते हैं। ध्यान से समझने वाली बात है, जब शुक्राणु वृष्ण में बनता है जमा कहां होता है, अधिवृष्ण में। जब जमा अधिवृष्ण में होता है तो वहां पर क्या होते हैं, गतिहीन हो जाते हैं, मतलब स्लो हो जाता है। लेकिन जैसे ही वहां पर सेक्स की प्रक्रिया से गुजरता है और तो क्या होता है, शुक्राणु अधिवृष्ण से निकलकर और क्या होता है, शुक्राशय, और शुक्राशय से प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय से प्रोस्टेट ग्रंथि, और प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या होता है, मूत्र नलिका में उतरता है। उस समय जो है प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय और कॉपर ग्रंथि, इन सभी से जो तरल पदार्थ मिलता है तो क्या करता है कि शुक्राणु को पुनः जो है वो गतिशील बना देता है। क्या करता है, पुनः गतिशील बना देता है। अब आगे देखते हैं, कहता है एक स्खलन के बाद जो है लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख जो है शुक्राणु जो है उत्सर्जन होता है। यानी कि जब एक मनुष्य स्पर्म को, जब मनुष्य एक बार सेक्स प्रक्रिया से गुजरता है तो लगभग जो है वो कितना
1 मिलियन यानी 10 लाख शुक्राणु को क्या करता है, वो बाहर निकालता है। लेकिन कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर जो है लगभग 1 सेकंड में 1500 शुक्राणु बनते हैं। लेकिन और उसको बनने में लगभग जो है वो एक शुक्राणु को बनने में लगभग 72 घंटे का समय लगता है। इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है इसकी गति योनि में जो है लगभग कितना होता है, 2 mm प्रति मिनट होती है। योनि में जब प्राणी जो है ये शुक्राणु जो है, जब प्राणी सेक्स प्रक्रिया से गुजरता है और शुक्राणु को वो योनि में छोड़ता है तो वो योनि में यह इसकी जो गति होती है 2 mm प्रति मिनट होता है। कहता है 10 सेकंड के भीतर जो है ऊपरी योनि में, कहता है ऊपरी योनि का पीएच मान जो है वो 4.3 यानी किसकी प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति। कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है ऊपरी योनि, ऊपर वाला योनि। 10 सेकंड के अंदर है, क्योंकि जो है ये शुक्राणु जो आया है वो किसमें, इस शुक्राणु जो आया है वो लबालब जो है वो क्षारीय पदार्थ में डूब कर आया है। तो उसके चारों तरफ क्या है, क्षारीय पदार्थ है मिला हुआ। तो वो क्षारीय पदार्थ जो है अम्ल से के बीच संपर्क में आएगा तो क्या होता है, उदासीन, न्यूट्रल होना शुरू कर देता है। अब उसका पीएच मान जो है वो बढ़कर जो है वो 7.4 हो देता है और वहां से जो है ग्रीवा नाल को पार करते हुए वो गर्भाशय में पहुंचता है ये शुक्राणु। अब हम देखते हैं शुक्राणु के बारे में, ये इतना डिटेल्स था। और अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। चलिए हम समझते हैं शुक्राणु की संरचना। अभी था शुक्राणु के बारे में नॉर्मली जानकारी है कि शुक्राणु क्या क्या कैसे कैसे होता है। अब हम जानते हैं शुक्राणु की संरचना के बारे में, बनावट के बारे में। तो ये शुक्राणु का जो कहता है इसके कितने भाग में, 4 भाग में बांटा गया है। शुक्राणु कितने भाग में, शुक्राणु को 4 भाग में बांटा गया है। पहला भाग को शीर्ष यानी उसका थथुन, बीच वाला ग्रीवा, मध्य भाग, ग्रीवा शीर्ष के नीचे जो होता है वो क्या बोलते हैं उसे, ग्रीवा, मध्य, और लास्ट वाला क्या होता है, पूछिए भाग यानी कि हम पूछ कहते हैं। बारी बारी से सभी के बारे में हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर फिगर में देखना चाहते हैं, देखिए या शीर्ष क्या हो गया है, ये हो गया शीर्ष, ये हो गया ग्रीवा, ये हो गया मध्य और ये हो गया पूछिए भाग। ये 4 भाग में शुक्राणु को जो है वो बांटा गया है। अब हम बारी बारी से सभी के बारे में समझते हैं, अगला भाग पिछला भाग क्या क्या होता है। आप इस वीडियो में अगर जानना है, इस टॉपिक को अच्छा समझना है तो आप इसे लगातार इसमें बने रहें। आप इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक बार कमेंट जरूर कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। कहता है शीर्ष क्या है, शीर्ष। अब शीर्ष में क्या है कि शीर्ष की बात कहा जाए तो ये शीर्ष क्या होता है, कहता है ये शुक्राणु का सबसे बाहरी, सबसे अगला भाग होता है। क्या होता है, ये शुक्राणु का सबसे क्या अगला भाग होता है, जिसे हम अग्रपिंडक कहते हैं। ये मान लिया कि ये शुक्राणु है। देखिए ये शुक्राणु, ये शुक्राणु है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले इसके बारे में, यही है। यहां से इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष भाग। क्या बोलते हैं, शीर्ष भाग कहते हैं, शीर्ष भाग। अब इस शीर्ष भाग में क्या होता है उसके बारे में समझने वाले हैं। कहते हैं ये शुक्राणु का सबसे अगला भाग होता है, इसे हम अग्रपिंडक क्या बोलते हैं, अग्रपिंडक। इसको हम बोलते हैं अगला भाग को, इसको हम क्या बोलते हैं, अग्रपिंडक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रपिंडक कहते हैं। इस अग्रपिंडक में अंडाणु को भेदने के लिए जो है कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। क्या होता है, ध्यान समझिएगा। शुक्राणु का काम ही है अंडाणु को भेदना। शुक्राणु का काम है अंडाणु से मिलना। और अंडाणु के चारों तरफ जो है 2 प्रकार के लेयर होते हैं, कोरोना कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा। एक लेयर है जो अभेद्य है, कोई आम आदमी इसको भेद सकता नहीं है। इसकी चाबी जो है इसी शुक्राणु के पास होती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि उस अंडाणु को भेदने के लिए जो नक्शा, चाबी, जो जानकारी है वो किसके पास है, इस शुक्राणु के पास है। कोई दूसरा नहीं भेद सकता। आप यहां तक भी है कि अगर मानव का शुक्राणु है, मानव का अंडाणु है तो मानव का शुक्राणु ही भेद सकता है। अगर मानव के अंडाणु को कोई जानवर के शुक्राणु उसके बीच ले जाया जाए तो ये संभव नहीं है। ईश्वर की ऐसी बनाया हुआ ये जो नियम है बड़ा ही स्ट्रिक्ट नियम है और इसे आज तक कोई वैज्ञानिक इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है।
चलिए देखते हैं। तो ये अग्रपिंडक होता है, क्या होता है? अग्र। और इस अग्रपिंडक के पास ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसा योग्यता होता है कि यह जो है अंडाणु को भेद सके। और अंडाणु को भेदने के लिए इसके पास औजार क्या क्या होते हैं? कहता है इसको भेदने के लिए जो कहता है कुछ एंजाइम, क्या होता है? एंजाइम पाए जाते हैं। और जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिस एंजाइम। यही औजार है, यही औजार है, स्पर्म लाइसिस एंजाइम पाया जाता है। और इस औजार के पास ऐसा सारा टूल्स होता है जिसके सहारे जो है वो अंडाणु के दीवारों को वो तोड़ सकता है। कहता है इन अग्रपिंडक के निर्माण जो है वो गोल्जी काय के रूपांतरण से होता है। और यह जब यह रूपांतरित होता है तो लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम शीर्ष के अग्रभाग पर जमा हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अग्रपिंडक कहते हैं। अब आपको ध्यान से समझने वाली बात है कि ये शुक्राणु का निर्माण के समय ये अग्रपिंडक का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ होगा। देखिए, कहता है इस अग्रपिंडक का निर्माण गोल्जी काय के रूपांतरण से बनता है। गोल्जी काय हमारा सेल जो कोशिका होता है, यानी नर जर्म सेल, और इसी से तो ये बना है। तो इसमें एक गोल्जी काय है, क्योंकि कोई भी सेल है तो उसमें गोल्जी काय होगा। तो वो गोल्जी काय जो होता है ना, गोल्जी काय का रूपांतर यानी वो जब चेंज होता है तो चेंज से बनता है। और जब यह रूपांतरित होता है तो लाइसोसोम का निर्माण होता है। साथ ही क्या होता है? लाइसोसोम का निर्माण होता है। और यह लाइसोसोम जो होता है वो शीर्ष के अग्रभाग पर क्या हो जाते हैं? इस शीर्ष के अग्रभाग पर जो है वो जमा हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अग्रपिंडक कहते हैं। और इस लाइसोसोम में ही क्या होता है? आप ऐसा कह सकते हैं कि अग्रपिंडक में वो कौन सा अंग पाया जाता है शुक्राणु का? तो लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। और इसके साथ साथ कौन सा एंजाइम जो पाया जाता है? एंजाइम उसको बोलते हैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसका जो एंजाइम होते हैं, कौन? स्पर्म लाइसिन एंजाइम। इस एंजाइम के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। बात समझिएगा ध्यान से। हम बताए थे इसके सारे टूल्स होते हैं। इसमें क्या होता है? एंजाइम होते हैं। अग्रपिंडक में एंजाइम होते हैं और इस एंजाइम का नाम होता है स्पर्म लाइसिन एंजाइम। और इस एंजाइम के अंदर जो है 3 प्रकार के टूल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइलुरोनिडेस एंजाइम। यह एंजाइम का क्या काम होता है? कहता है यह जो एंजाइम होता है वो अंडाशय के चारों ओर पाए जाने वाले कोरोना रेडिएटा के पुटिका कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले जो है हाइलुरोनिक अम्ल को जो है वो अपघटित करता है। बात समझिएगा ध्यान से। देखिए, ये है अंडाणु। क्लियर? ये है जोना पेलुसिडा। और ये है कोरोना रेडिएटा। आप ऐसे नॉर्मली समझ सकते हैं। ठीक। और ये है जेनेटिक मटेरियल अंडाणु का। ठीक है। तो ये जो हो गया, ये वाला जो दीवार हो गया, ये पूरा का जो ये दीवार हो गया, ये वाला ये जोना पेलुसिडा है। और ये वाला जो है उबड़ खाबड़ जो है वो कोरोना कोरोना है। ठीक ना? अब क्या होता है कि ये क्या है? ये जो कोरोना रेडिएटा है, ये छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और ये कोशिकाएं आपस में एक एंजाइम से जुड़े हुए हैं। और उस एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिक अम्ल। ध्यान से समझने वाली बात थोड़ा सा है। क्या है हाइलुरोनिक अम्ल? मतलब आप कह सकते हैं कि जो अंडाणु का जो जोना पेलुसिडा, अंडाणु का जो है वो जोन अंडाणु का जो कोरोना रेडिएटा है और उसकी जो कोशिकाएं हैं वो हाइलुरोनिक अम्ल से जुड़ा हुआ है। और इस हाइलुरोनिक अम्ल को तोड़ना है किसको? इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे परत को, इस दीवार को जो तोड़ना है किसको? शुक्राणु को। अब जरा विचार कीजिए, आप इस छोटे छोटे जो एक कोशिका, इसको मान लीजिए ईटा। क्या मान लीजिए? ईटा। और ईटा का ये क्या है? ये सीमेंट है। क्या है? ये सीमेंट है। सीमेंट बालू जो भी बोल सकते हैं, सीमेंट है। यानी कि ये ईटा जो है इस सीमेंट से चिपका हुआ है। और इस शुक्राणु को जो है वो इसको जो है इसको तोड़ना है। क्या करना पड़ेगा पहले?
अगर हमें कोई दीवार को तोड़ना है तो दीवार जिसके कारण वो पकड़ा हुआ है, वो जिस कारण वो दीवार खड़ा हुआ, उसके पावर को हमें खत्म करना होगा। तो उसके पावर को खत्म करने के लिए जो है इसके अग्रपिंडक में स्पर्मलाइसिन एंजाइम पाया था। और स्पर्मलाइसिन एंजाइम के अंदर तीन प्रकार के टूल होते हैं, तीन प्रकार के बोल सकते हैं एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। और इस एंजाइम का काम होता है कि जो कोरोना रेडिएटा का जो कोशिका है और जिन अम्लों के कारण वो जुड़ा हुआ, उसको अपघटित कर देना, तोड़ देना, है ना, उसके पावर को खत्म कर देना, निष्क्रिय कर देना है। तो ये क्या करता है, इसका काम आपको समझ में आ गया। इसका अगर एक वाक्य में कहा जाए, इसका काम है कोरोना रेडिएटा जिन एंजाइम से जुड़े होते हैं उस एंजाइम को क्या करता है, ये अपघटित करता है, यानी ये क्या करता है, इसको वो समाप्त करता है। अब जब इसकी पकड़ जो है वो ढीली पड़ गई, क्या हो गई, ये सारा जो इसका पकड़ जो है वो ढीला पड़ गया है, तो अब क्या होता आगे, कहता है कोरोना पेनिट्रिक एंजाइम। अब अगला कहता है यह एंजाइम जो है कोरोना रेडिएटा को भेदने में क्या करता है, सहायता करता है। स्पर्मलाइसिस एंजाइम के अंदर जो तीसरा टूल है उसका नाम है कोरोना पेनिट्रिंग एंजाइम। यह एंजाइम क्या करता है, अब इसको जो है इसको तोड़, क्या करता है, इसको जो है इसको तोड़ देता है। देखिए तोड़ दिया। आप फिर से समझिए, इसने क्या किया, इसने क्या किया, हाइलुरोनिक एंजाइम ने सीमेंट यानी जिनसे कोशिकाएं जुड़ी हुई है वो उसको क्या कर दिया, समाप्त यानी ढीला कर दिया, उसको अपघटित कर दिया। और यह एंजाइम आके क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया, भेद दिया। तो ये टूट गया। अब बच गया एक लास्ट में है, वो है प्रोकैरोसिन एंजाइम। क्या है, प्रोकैरोसिन एंजाइम। ये प्रोकैरोसिन एंजाइम जो कहता है, यह एंजाइम देखिए क्या कहता है, यह एंजाइम जोना पेलिसुडा को भेदने का काम करता है। यह एंजाइम जो है, ये जोना पेलिसुडा जो है वो क्या करता है, इसको ये भेदने का काम करता है। देखिए ये भेद दिया। अब जब भेद दिया तो यह जो शुक्राणु जो है वो कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। देखिए तो इस प्रकार से जो है ये क्या करता है, शुक्राणु का अग्रपिंडक यानी शीर्ष का ये काम होता है। तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा अब तक कि शुक्राणु आखिरकार कैसे अंडाणु को भेदता है। तो मोटा मोटी अगर कहा जाए तो शुक्राणु के जो अगला भाग होता है, शीर्ष भाग होता है, उसके अगले भाग पर उस अगले भाग को हम बोलते हैं अग्रपिंडक। अग्रपिंडक में स्पर्मलाइसिन एंजाइम पाया था। और स्पर्मलाइसिन एंजाइम के पास तीन प्रकार के एंजाइम होते हैं और तीनों प्रकार के एंजाइम का काम क्या होता है, अलग अलग होता है। एक क्या करता है, उसकी दीवार को कमजोर करता है, एक आके दीवार को तोड़ देता है, और एक क्या करता है, उसके अंदर वाली दीवार को तोड़ देता है। क्या हुआ, दो दीवार होते हैं, वो दोनों दीवार टूट जाता है और ये दोनों क्या होगा, अब मिल जाएगा, ये दोनों का अब में क्या होगा, मिलन हो जाएगा। तो अब मिलन निषेचन एक टॉपिक है, वन लेसन में एक निश्चन क्या है, टॉपिक है। उस टॉपिक को जाकर आप इस वीडियो में या फिर इसी प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां पर जाके आप इसको देखिए, आपको वहां पर इसकी जानकारी और पूरा डिटेल्स मिलेगी। आगे देखिए, इस तरह से ऐसा इमेज होता है, आप देख सकते हैं। ये शुक्राणु हो गया, ये शीर्ष भाग हो गया, क्या होता है, ये शीर्ष भाग हो गया, ये क्या हो गया, मध्यखंड हो गया, और ये पूछ हो गया। देखिए यहाँ पर अंडाणु है, ये क्या, ये जो जोना पेलुसिडा है, और ये है कोरोना रेडिएटा। ये क्या, कोरोना रेडिएटा, और इसकी यही कोशिकाएं हैं, और इसको क्या है, जुड़े हुए हैं हाइलोरिक अम्ल। और इसमें देख क्या है, कोशिका द्रव है, और ये नाभिक यानी कि केंद्रक है। हम देखते हैं ग्रीवा क्या है, शीर्ष के बाद आता है ग्रीवा। किसके बारे में, ग्रीवा के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीवा आखिरकार क्या होता है, शुक्राणु का कौन सा भाग है, कहता है यह शीर्ष के नीचे पाए जाने वाला जिसमें दो तारक काय होता है। शीर्ष के नीचे देखिए यहां पर, शीर्ष के नीचे पाए जाने वाला को हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा यानी नेक, यही है ग्रीवा। ये जो फोल्ड है ना, यहाँ पे ये फोल्ड है, इसी को हम बोलते हैं ग्रीवा, इसी के आसपास का जो जगह होता है। कहता है जिसमें दो तारक काय पाया जाता है, एक शीर्ष के केंद्र की ओर
जिसे हम समीप अस्त तारकाय कहते हैं, या युग्मनज युग्मनज में समसूत्री विभाजन की शुरुआत कराता है, जबकि दूसरा जो है वो तारकाय जो है वो क्या होता है, अच्छे तंतु की तरह होता है जो पूंछ का निर्माण करता है। आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए क्या होता है। देखिए यहां पर ग्रीवा पर जो है वो दो तारकाय होता है, एक इस तरह और एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। जो शीर्ष की तरफ होता है, ये शीर्ष की तरफ है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि युग्मनज यानी जायगोट में समसूत्री विभाजन की शुरुआत कराता है। यानी आप कह सकते हैं ये स्टार्टर है। आप जरा देखिए क्या चीज है, यहाँ पर पढ़ना है तो थोड़ा अच्छा से पढ़ते हैं। ये अंडाणु है और इसका ये जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल है, और ये शुक्राणु है और इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। जब निषेचन की प्रक्रिया होगी, जब क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी तो ये दोनों आपस में मिलेगा, और जब मिलेगा तो बन जाएगा ये एक, क्या बन जाएगा, ये एक बन जाएगा। देखिए यहाँ बन गया एक, एक सेल बन जाएगा। जरा विचार कीजिए, क्या ये एक सेल ही जीवन की उत्पत्ति हो जाएगा इस एक सेल से? आप जरा विचार कीजिए, एक सेल है, एक कोशिका है, जायगोट है, और दो हो ही ना हो, दो हो ही ना। आप जरा सोचिए, दिमाग लगाइए तो होगा क्या होता है। बच्चा जो है लगभग 3 से 4 केजी का बच्चा पैदा होता है। मिनिमम जो उसका होना चाहिए, एक स्वस्थ बालक का जो वेट होता है वो 2.5 केजी का होता है। अब मैक्सिमम 4 केजी उससे भी ओवर तक चला जाता है। तो आप यहां पर विचार कीजिए, यह क्या एक कोशिका का वजन 4.5 केजी है या 4 केजी है? नहीं। तो क्या होता होगा इसके अंदर, जब ये दोनों आपस में मिलता है, ये है आपका हीरोइन यानी कि अंडाणु का जेनेटिक मटेरियल, और यह है हीरो यानी कि नर का जेनेटिक मटेरियल। यानी 23 गुणसूत्र इसके अंदर है और 23 गुणसूत्र इसके अंदर है, दोनों मिला तो यहाँ क्या हो गया, 46। अब 46 में एक काम होना है, उस काम का नाम है समसूत्री विभाजन। मतलब कि बिना समसूत्री विभाजन के जो है वो बहुत सारे कोशिका जब तक बनेगा नहीं, नाक कान आंख मुंह कान हड्डी वड्डी ये सब कुछ बनने वाला नहीं है। और ये समसूत्री विभाजन को स्टार्ट कौन करता है, तो स्टार्ट करता है वही जो ग्रीवा यानी नेक के जो इस तरफ जो तारक काय क्या होता है, तारक काय, ग्रीवा के इस तरफ जो है दो तारक काय होते हैं। जो शीर्ष की तरफ तारक काय होता है, एक शीर्ष के केंद्रक की ओर होता है, यह शीर्ष का एक केंद्रक है। क्या है, ये है केंद्रक, ये है केंद्रक। केंद्रक की तरफ जो तारक काय रहता है उसे हम बोलते हैं समीप अस्त तारक काय। क्या बोलते हैं, समीप अस्त। और इस तारक काय का काम होता है समसूत्री विभाजन करना, स्टार्ट करना। चलो भाई आप क्या करो, काम कर दो। होता कैसा है, जब हम निमंत्रण खाने जाते हैं, जब सब कुछ परोस दिया जाता है थाली में, तो बोला जाता है या एक सिंबल होता है दही, क्या बोलता है, एक सिंबल होता है घी देने का। चावल अगर दाल चल रहा हो तो घी देने का, घी जैसे ही हो जाता है, डाल दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यही जो है ये स्टार्टर है। बिना इसके जो है ये जो युग्मनज है ये सेल डिवीजन प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकता है, यानी दो भाग में टूट नहीं सकता है, 2 से 4 6 10 मिलियन ट्रिलियन नहीं बन सकता है। तो ये इसका काम है, समसूत्री विभाजन की शुरुआत कराता है। जबकि जो दूसरा इधर है, इधर दूसरा है, कहता दूसरा तारक काय जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दूर अस्त, क्योंकि इससे क्या होता है, दूर होता है तो दूर अस्त बोलते हैं। कहता है जो अच्छे तंतु, अच्छे तंतु बनाता है और जिससे क्या होता है, पूंछ का निर्माण होता है। इसे जो है, इसका जो है ये पूंछ जो है, इसका पूंछ क्या होता है, ये निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपको ग्रीवा भी समझ में आ गया होगा। हम पहले ही बता चुके थे कि हम इस वीडियो में शुक्राणु को पूरी तरह से अंदर से झांकने वाले हैं, अंदर से वो कैसा कैसा होता है, कैसे कैसे मैकेनिज्म उसके अंदर होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आ गया मध्य भाग, क्या है, मध्य भाग। अब मध्य भाग की अगर बात करें तो ये हो गया आपका शुक्राणु, ये हो गया ग्रीवा, ये तो ग्रीवा हो गया, ये हो गया क्या चीज, ये हो गया ग्रीवा, और ये हो गया शीर्ष, ये हो गया शीर्ष। अब ये हो गया मध्य भाग और ये हो गया पूंछ।
कहता है शुक्राणु के इस भाग में क्या पाया था? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, सवाल आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो अक्ष तंतु के चारों ओर कुंडित होता है, और ये शुक्राणु के लिए जो है गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। आपको मोटा मोटी याद रखना है कि शुक्राणु के जो मध्य भाग है, क्या ये मध्य है? क्या है? मध्य भाग है। उस मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा प्रदान करना। अब जरा विचार कीजिए, ये शुक्राणु हो और शुक्राणु में गति नहीं हो, गतिहीनता नहीं हो, गति हो ही ना, तो क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि नर युग्मक क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, चलायमान होते हैं। मादा युग्मक जो है स्थानबद्ध होते हैं, और ये गति ना करे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया था, और इसको गति के लिए, ये क्या है, इसको गति करने के लिए, इसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, इसको अपना हीरोइन के पास ले जाने के लिए जो है ये ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? मध्य भाग। मध्य भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर ऑफ हाउस। अब आता है टेल। क्या आता है? टेल। टेल यानी पूंछ। कहता है शुक्राणु का सबसे अधिक लंबा भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं। ये सबसे अधिक लंबा भाग होता है। क्या होता है? सबसे अधिक लंबा। कहते हैं इसमें जो है अक्षीय तंतु पाया जाता है, और जिसे हम एक्सोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय तंतु। अक्षीय तंतु के बारे में 11th क्लास के बायो में सेल डिवीजन जब पढ़ रहे होंगे, या कुछ, या फिर कोशिका, वहां पर ये चीजें बताई गई है, ठीक ना। अभी इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कहता है पूंछ कसाभी की आंतरिक संरचना जो होती है वो 9+2 विन्यास वाली संरचना होती है। कहता है शुक्राणु का सबसे अधिक लंबा भाग कौन होता है? ये पूंछ होता है, और इसमें अक्षीय तंतु पाया जाता है, जिसे हम एक्सोसोम क्या बोलते हैं? इसके अक्षीय तंतु को क्या बोलते हैं? एक्सोसोम। क्या बोलते हैं? एक्सोसोम कहते हैं। और इस एक्सोसोम का जो आंतरिक संरचना जो होता है वो 9+2 होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये पूंछ है, ये लंबा है, इसे मानते पूंछ है, तो इसमें ये पूंछ है, तो ये पतले पतले जो है तंतु से बना है। कितने पतले पतले ऐसे तंतु, फाइबर से बना हुआ है। तो ये फाइबर जो बना हुआ है, तो कहता है कैसे, अगर इसको हम ऐसे है, तो अगर सामने से ऐसे कट करें और सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा। इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख रहे हैं? यानी क्या है, 9 गो पतला पतला ऐसे क्या हुआ तंतु अंदर की ओर गया है, इसके अंदर 9 गो ऐसे है, ठीक है। और दू का मतलब है बीच में 2 गो है। क्लियर? इसीलिए इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका विन्यास यानी इसकी बनावट कैसी है? 9+2। क्या हो गया? 9+2। किसका? ये जो पूंछ के अंदर जो कसाभिकाएं, देखिए कसाभी पूंछ होती, क्या होती है? कसाभी पूंछ, है ना। तो इसकी जो फाइबर यानी टिश्यू जो होता, फाइबर जो होता है वो क्या होता है? 9+2। 9+2। 9+2 यानी कि 9 लंबे लंबे ऐसे पतले चारों तरफ से, और बीच में क्या? 2। तो ये हो गया हमारा पूंछ। समाप्त। देखिए, अब हम समझते हैं वही बात जिसके लिए हम इस वीडियो में रुके हुए हैं। हम पढ़े अभी शुक्राणु के बारे में। किसके बारे में? इस शुक्राणु के बारे में। ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु है। अब इस शुक्राणु के बारे में है, पढ़ चुके हैं। अगर किसी प्राणी में ये शुक्राणु पता है, अगर नहीं हो, नहीं हो तो क्या होगा? अगर किसी प्राणी में ये शुक्राणु नहीं होगा, या फिर उसके जो दो पुरुष के जो दो जांग होते हैं, और इसमें अंडकोश होता है, और अंडकोश में जो क्या होते हैं? 2 अंडे होते हैं। इसी अंडे में इस शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। अगर इसमें निर्माण नहीं हो तो क्या वह बच्चे पैदा कर सकता है? तो जी नहीं। कभी कभी क्या होता है, ऐसा लोग मानते हैं कि जब हम सेक्स की प्रक्रिया से गुजरते हैं और हमारा वीर्य वीर्य सफेद रंग का चिपचिपा तरल द्रव बाहर निकलता है पेनिस से, लिंग से, तो समझते हैं कि हमारा जो है वो वीर्य, उसके अंदर जो है, इस वीर्य जो है, इस वीर्य में जो है वो शुक्राणु होगा। लोग समझ जाते हैं।
लोग के मन में ऐसी भावना होती है कि सेक्स किए, व्हाइट रंग का चिपचिपा तरल द्रव निकला, इसका मतलब उसके अंदर शुक्राणु होगा, क्योंकि आंख से तो दिखता नहीं है ऐसा संरचना। माइक्रोस्कोप से जब देखिएगा तो आपको रियल में ये दिखता है ऐसा ही, ठीक ना। तो ये जो शुक्राणु जो होता है, ये शुक्राणु जो होता है, वो क्या होता है, लोग के मन में ऐसी भ्रांति होती है कि वीर्य निकल रहा है, शुक्राणु तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 100 व्यक्ति में 28 व्यक्ति को जो है, रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि 28 व्यक्ति को जो है नील स्पर्म का शिकायत होता है, इसमें स्पर्म होता ही नहीं है। तो क्या वो बच्चे पैदा कर सकते हैं? और इसकी क्या होती है, इसका जो मकसद जो होता है इसका, इन 100 आदमियों में ये जो 28 आदमी, इसमें ये वीर्य निकलता है, और वीर्य निकलता है तो सोचता है कि वीर्य है यानी कि स्पर्म होगा, शुक्राणु होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम आपको बताने वाले हैं कि आप बिना चेक कराए, आइए जानते हैं कि वह कौन सा तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में जो शुक्राणु निकलता है, हमारे शरीर से जो वीर्य निकलता है, उसमें शुक्राणु है या नहीं है। इसकी जानकारी के लिए सबसे पहला जो टिप्स है वो है लो सेक्स ड्राइव। सबसे पहला है लो सेक्स ड्राइव। सबसे पहला लो सेक्स ड्राइव में क्या होता है कि इसमें प्राणी जो है वो अधिक समय तक सेक्स नहीं कर पाता है। अगर आपको ये इच्छा है, अगर आपके अंदर ऐसा है कि आप अधिक समय तक सेक्स नहीं कर पाते हैं, तो आपके अंदर ये शुक्राणु जो है वो नहीं हो सकता है आपके वीर्य में। पहला 5 टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बिना चेक करवाए कि जो है वो हमारे वीर्य में शुक्राणु हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपका सेक्स ड्राइव जो है वो लो है। दूसरा जो है वो है, लो का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम अधिक समय तक सेक्स नहीं कर पाते हैं। संबंध की प्रक्रिया जो है, शारीरिक संबंध की प्रक्रिया जो है वो नहीं कर पाते हैं, तो आपके शुक्राणु या आपके जो वीर्य में है उस शुक्राणुओं की संख्या नहीं हो सकती है या फिर कम हो सकती है। देखिए, जीवन की उत्पत्ति के लिए, नए जीवन की उत्पत्ति के लिए लगभग कहा जाता है, साइंस का ऐसा मानना है, वो 25 मिलियन जो है वो स्पर्म काउंट होना चाहिए। 25 मिलियन। ऐसे एक अच्छा सा जो व्यक्ति होता है, जो उसका खान-पान और सब कुछ होता है, उसका 60 और 80 मिलियन के आसपास इसका क्या होता है, शुक्राणु होता है। एक बार जब वो इजैकुलेट करता है, यानी जब एक बार सेक्स की प्रक्रिया करता है और जब शुक्राणु बाहर निकालता है, तो एक बार में लगभग जो कितना होता है, 60। नॉर्मल रेंज जो होना चाहिए 60 से 120, 80 जितना भी है, 80, 120 मिलियन। लेकिन मिनिमम का क्या है? तो मिनिमम कहता है कि अगर एक प्राणी को जीवन की उत्पत्ति करना है, यानी कि बच्चे पैदा करना है, तो 25 मिलियन का होना अति आवश्यक है। मतलब एक बार जब वो सेक्स की प्रक्रिया से गुजरे और एक बार अपने शुक्राणु को बाहर निकाले, तो लगभग उसमें कितना बीज, कितना शुक्राणु? शुक्राणु की संख्या लगभग 25 मिलियन होनी चाहिए। तो दूसरा आप जानते हैं कि दूसरा जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्या होता है कि मेल जो होता है वो सेक्स के दौरान अपने शुक्राणु को पेनिट्रेट करने से पहले ही उसका शुक्राणु जो है वो बाहर आ जाता है, यानी कि वीर्य जो है वो बाहर आ जाता है। इसी को बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कोई पुरुष जो है वो लड़की के बारे में, लड़का के बारे कोई पुरुष जो है वो लड़की के बारे में या कुछ अभद्र चीज देखा उसने और उसका शुक्राणु उसके पेनिस से जो है उसके वीर्य जो है वो बाहर आ जाता है। इसी को बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर आपका शरीर इस चीज से गुजर रहा है तो आपके अंदर इसकी संख्या कम हो सकती है।
हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि इसका वजह क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है। चलिए, ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर में क्या होता है, 30 नंबर में पहला क्या हो गया, लो सेक्स ड्राइव है ना। तीसरा जो हो जाता है वो टेस्टिस यानी वृष्ण, वृष्ण में गांठ, गांठ जो वृष्ण होता है, इस वृष्ण में क्या हो जाता है, गांठ बन जाता है। क्या होता है, गांठ, गांठ माने आप समझते हैं, वो गांठ बन जाता है। तो इसमें वृष्ण में जो गांठ बनने का सिस्टम है वो दो है। एक होता है कि जो गांठ बनता है इस वृष्ण के अंदर, है ना, एक होता है अधिवृष्ण में बनता है, अधिवृष्ण में, या फिर वृष्ण के जो अंडा होता है, यानी अंडा जो होता है, अंडा का सख्त हो जाना, क्या होना, सख्त, सख्त हो जाना, यानी हार्ड हो जाना। अगर आपका अंडा हार्ड है तो, या फिर क्या हो सकता है, अधिवृष्ण में गांठ आ गया। तो इन कारणों से भी जो है आपका वीर्य में ये शुक्राणु जो है वो नहीं होगा। तीन तरीका हम बता चुके हैं। चौथा तरीका क्या है, चौथा जो कारण है वो है शरीर पर बाल का होना, शरीर पर बाल का होना। देखिए ध्यान से, ये चौथा हम टिप्स बता रहे हैं जिसको अगर आप अपने बॉडी में लक्षण देख सकते हैं, इन लक्षणों के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि मेरे शरीर से जो वृष्ण, मेरे शरीर से जो वीर्य निकलता उस वीर्य में शुक्राणु हो सकता है या नहीं हो सकता है, या हो या फिर है ही नहीं। आप ये जान सकते हैं। क्या है, शरीर पर बाल होना। ऐसे पुरुष में आप जानते होंगे कि पुरुष में क्या होता है कि पुरुष के अंदर स्त्रियों की अपेक्षा उसके बॉडी पर ज्यादा मात्रा में बाल होते हैं, और इसके पुरुष होने की ये पहचान है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो है शरीर पे बाल, तो कहां कहां, तो गुप्त अंग, गुप्त जो होते हैं, गुप्त अंगों के आसपास बाल होना, यानी प्राइवेट पार्ट जो है वहां पर बाल का होना, कांख में बाल होना, और सीने में बाल होना। क्या होना, सीने में जो है वो बाल का होना, और बाल जो है वो ज्यादा मात्रा में, मतलब जो होना, जो जैसे आप ऐसा होता है कि पिता, उसके पिता में, उसके पीछे वाले जो वंशज में है बाल है, लेकिन आपके शरीर में नहीं है। अगर आपके शरीर में नहीं है तो आप बेशक जो है एक विशेष प्रकार के हार्मोन से गुजर रहे हैं। यदि आपके पिताजी में है, आपके दादाजी में है, इन सभी जगहों पे बाल, और आप में नहीं है, तो आप में हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है। पांचवा तरीका है वाइफ के साथ इंटीमेसी, यानी वाइफ के साथ जो है संबंध बनाने की इच्छा जो है वो कम होना, या किसी के साथ, या फिर इच्छा की कमी, इच्छा की कमी, इच्छा करता ही नहीं हो, इच्छा करता ही नहीं हो, तो आप एक विशेष प्रकार के हार्मोन की गड़बड़ी से गुजर रहे हैं। तो ये 5 तरीके हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अपने शुक्राणु को बिना चेक कराए आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे अंदर ये समस्या हो सकता है, हमारे वीर्य में शुक्राणु नहीं हो सकते हैं।